हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का व्यतिकरण तथा कला संबद्ध स्रोत। जैसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्यतिकरण को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को। और साथ ही साथ हम जानेंगे कोहेरेंट सोर्स के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले जो है हमें सीखना है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत के लिए इंग्लिश में हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक अगर दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में एक बिंदु पर मिलती हैं तो संगम क्षेत्र में उनका अध्यारोपण होता है। इसका मतलब हुआ कि हम ये समझ सकते हैं कि माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर उनका जो परिणामी विस्थापन है वो उनके अलग अलग विस्थापनों का सदिश योग हो जाता है। जैसे हम मान लें कि हमारे पास दो इस तरीके से तरंगें हैं। एक तरंग कुछ इस तरह की है, और दूसरी तरंग भी कुछ इस तरह की है। तो जब ये मिल जाएंगी तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी को उल्टा कर ले, दो तरंगें हमारे पास हैं, पहली तरंग इस तरह की है और दूसरी तरंग इस तरह की है, तो जब ये जुड़ेंगी तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो घट जाएगा। ठीक, तो अध्यारोपण इस तरह से दो तरह का होता है। एक होता है हमारा संपोषी अध्यारोपण जो कंस्ट्रक्टिव होता है, और दूसरा होता है विनाशी अध्यारोपण जो डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक, कंस्ट्रक्टिव वाले में अगर हम ये माने कि पहले वाले का y1 है और दूसरे वाले का y2 है, तो जो रिजल्टेंट y होगा वो हो जाएगा y1 प्लस y2। ठीक, उनका विस्थापन जो है। और दूसरे वाले में क्या, अगर पहला वाला y1 है दूसरा वाला y2 है, तो इसमें हो जाएगा y बराबर y1 प्लस माइनस y2, इनका अपोजिट डायरेक्शन में y2 है। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, परिणामी विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। ठीक, अब हम आते हैं प्रकाश के व्यतिकरण की तरफ। जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की कला संबंध प्रकाश तरंगें एक साथ किसी एक दिशा में संचरित होते हुए किसी माध्यम में एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर परिणामी प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है ना। जहाँ जहाँ पर हम ये देखेंगे ना कि हमारा ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है, वहाँ पर अधिकतम आएगी, और जहाँ जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा विनाशी, वहाँ पर न्यूनतम आएगी। ठीक, प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता का माध्यम में असमान वितरण या पुनः वितरण होता है। ठीक, व्यतिकरण तरंगों के अभिलाक्षणिक गुण होता है, ये सब याद रखना है कि व्यतिकरण जो है अभिलाक्षणिक गुण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, वही संपोषी जिसमें कंस्ट्रक्टिव हो और विनाशी जिसमें डिस्ट्रक्टिव हो। संपोषी, जब दो तरंगें एक ही कला में अध्यारोपित होती हैं, जैसे ये पहला वाला देख रहे थे ना, दोनों एक ही कला में अध्यारोपित हो रही हैं, अर्थात उनमें कलांतर का मान शून्य होता है अथवा पाई का समगुण होता है, तो परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक, और दूसरा विनाशी हो जाएगा। विनाशी क्या होगा, जब दो तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं ना, या तो 180 डिग्री है या पाई का कोई विषम गुणज है, तो परिणामी विस्थापन एवं तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। इसे जो है विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, जो कि यहाँ दिख रहा है ना। व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण का एक उदाहरण है, जिसमें ऊर्जा का केवल पुनः वितरण होता है। उदाहरण के लिए विनाशी व्यतिकरण में ऊर्जा का कोई विनाश नहीं होता है, ऊर्जा का केवल पुनः वितरण होता है। ठीक, अब हम समझते हैं कि कला संबद्ध स्रोत और कला असंबद्ध स्रोत क्या होता है। कला असंबद्ध स्रोत क्या होता है, ऐसे स्रोत जिनमें आवृत्ति जो है वो अलग अलग हो,
या ऐसे स्रोत जिनमें आवृत्ति भले ही समान हो लेकिन उनके बीच का जो कालांतर है वो अलग अलग हो। दोनों में से एक चीज़, या तो आवृत्ति ही समान ना हो ना, या फिर अगर आवृत्ति समान है तो कालांतर समान ना हो, तो हम कहते हैं कि वो कला असंबद्ध स्रोत है। वे प्रकाश स्रोत जिनमें उत्सर्जित तरंगों के बीच किसी स्थान पर कालांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहे, कला असंबद्ध स्रोत कहलाता है। ठीक, तो कला संबद्ध स्रोत क्या होता है? कला संबद्ध स्रोत वो होगा जिसमें जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो भी समान हो और उनके बीच का कालांतर जो है वो शून्य रहे। कला असंबद्ध स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोतों को जिनमें उत्सर्जित तरंगों के मध्य कालांतर का मान किसी स्थिति पर शून्य या समय के साथ नियत रहे, कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। मतलब जो फेज डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए, या अगर शुरुआत में मान लो है तो शुरू से आखिर तक उतने का उतना ही रहे, बदले ना, तब हम कहते हैं कला संबद्ध स्रोत है। ठीक, अब हम आगे आते हैं व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, कि व्यतिकरण होने के लिए किन शर्तों की आवश्यकता है। पहला, स्थायी व्यतिकरण के लिए प्रकाश तरंगें कला संबद्ध होनी चाहिए। फिर दोनों तरंगों की आवृत्ति या तथा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। दोनों तरंगें एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत अति निकट स्थित होने चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत या स्लिट की चौड़ाई अत्यंत संकीर्ण होनी चाहिए। दोनों तरंगों के मध्य पथांतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। यदि प्रकाश तरंगें ध्रुवित हों तो इनके ध्रुवण तक एक ही तल में होना चाहिए। अब आता है यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या यंग्स द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट प्रयोग। थॉमस यंग ने सन 1801 में प्रकाश के व्यतिकरण को दो स्लिट्स के जरिए दिखाया। उन्होंने देखो क्या किया, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया और उसके आगे एक लगा दिया स्लिट। इस स्लिट से जो लाइट आ रही थी वो लाइट आगे गई तो आगे उन्होंने लगा दिया दो स्लिट्स, एक यहाँ, जो कि यहाँ से बराबर दूरी पर थे। तो इससे क्या होने लगा कि जो लाइट यहाँ से निकल रही है, जो यहाँ से निकल रही है, दोनों जो है से एक ही फेज में से उसी समान कला में निकलने लगे। ठीक, इस तरह से उन्होंने कोहेरेंट सोर्सेस पा लिए यहाँ से। अब ये आगे जाकर आपस में मिलती हैं, जैसे ये देखो जो एक पहली, ये दूसरी, तो ये धीरे धीरे बड़ी होगी ना। थोड़ा कलर चेंज करते चलते हैं, तो ये अगला वाला ऐसा, इसका भी अगला वाला ऐसा, फिर अगला वाला वापस से लाल में ले लेते हैं, इसका भी अगला वाला लाल में ले लेते हैं, फिर हरा ले लेते हैं। ये लाल और हरा हमको जो है डिफरेंस बता रहा है ना। इसी तरीके से यहाँ से भी हरा ले लेते हैं, इस तरह से बढ़ रहे हैं। तो हम जहाँ देख रहे हैं ना कि एक ही कला में, जैसे ये लाल वाली कला है ना, यहाँ हरी वाली कला है, जहाँ पर एक ही कला में, जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो एक समान कला में होगा ना, यहाँ पर हमको मिलेगा जो है एक चमकीला बैंड, ब्राइट बैंड। और जहाँ पर हम देखेंगे ना कि अपोजिट कला वाले हैं, जैसे ये ना, तो यहाँ पर हमको मिलेगा एक डार्क बैंड जो कि कम उज्जवल रहेगा। समझ में आ रही बात? जहाँ पर एक ही कला में जो है अध्यारोपण होगा, वहाँ पर हमको मिलेगा रोशनी वाला ब्राइट बैंड, दीप्त बैंड या दीप्त पट्टी, और दूसरी तरफ जहाँ पर दो अलग अलग फेज में रहेगा वहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा अदीप्त पट्टी या डार्क बैंड। ठीक है, ये ड्राइंग यही है। अब फ्रिंज अब आते हैं इसके एनालिटिकल ट्रीटमेंट पे। तो हम मान रहे हैं कि हमारे पास दो जो है तरंगे हैं, एक का जो विस्थापन है वो y1 है और दूसरे का y2 है। पहले वाले का विस्थापन हमने मान लिया है a1 sin ओमेगा टी और दूसरे वाले का a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। ऐड कर दो, a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई के जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये sin a प्लस बी का फार्मूला ना। sin a प्लस बी का फार्मूला क्या है? sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b।
ठीक, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई, सॉरी साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई बन गया। ठीक, अब ये साइन वाला अलग कर लो, मतलब इसको इसमें मल्टीप्लाई और इसमें इधर मल्टीप्लाई, तो A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक, अब साइन ओमेगा टी वाला अलग कर लेते हैं हम और बाकी अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब थोड़ा मानना पड़ेगा, अब हम ये मान लें कि A1 प्लस A2 कॉस फाई बराबर R कॉस थीटा और A2 साइन फाई बराबर R साइन थीटा, ये हमको मानना है। इसके मानने से क्या हुआ, हमारा ये फॉर्मूला बदल गया, ये बन गया R कॉस थीटा साइन ओमेगा टी और ये बन गया R साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ठीक, यहाँ से R कॉमन निकाल देते हैं तो बन जाएगा जैसे साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, तो वो फार्मूला बन गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का ना, ये वापस से साइन A प्लस B वाला फार्मूला। ठीक, तो ये हमारा रिजल्टेंट का इक्वेशन आ गया y बराबर R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक, अब यही परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण जो है हमको तरंग के बारे में बता रहा है। अब अगर हमको ये निकालना है कि R कितना है तो उसके लिए क्या करें, इस वाले इक्वेशन को स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें और आपस में एडिंग कर दें। तो इसको स्क्वायर किया A1 स्क्वायर प्लस A2 कॉस स्क्वायर थीटा फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई ना, A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरफ आ जाओ तो A स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर दोनों में है, देखो ये साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बन गया, तो ये हो गया 2A1 A2 कॉस फाई इज इक्वल टू R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इनकी वैल्यू हो गई 1, हटा देते हैं। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक, तो R कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ले लेंगे सबको, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ठीक, अब अगर हमको निकालना है इनके बीच का एंगल कितना है तो इन्हीं दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो R साइन थीटा अपॉन R कॉस थीटा, R साइन थीटा क्या था A2 साइन फाई के बराबर और R कॉस थीटा A1 प्लस A2 कॉस फाई के बराबर, तो R से R कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टैन थीटा, टैन थीटा हो गया A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई के बराबर, या थीटा हो जाएगा टैन इनवर्स A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई के बराबर। ठीक, अब अगर हमको यहाँ से इनके बारे इनकी इंटेंसिटी जाननी है तो इंटेंसिटी के लिए हम लगाएंगे I, ओहो तो इंटेंसिटी के लिए हम लगाएंगे I इज प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, हमको पता है ये बात, ये क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, तो इसको इस्तेमाल करेंगे I इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट लगा दिया, या के, अब R की वैल्यू, R स्क्वायर की वैल्यू क्या थी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, देखो यहाँ पर दिया हुआ है R स्क्वायर की वैल्यू ये है। ठीक, फिर हमने क्या किया, अब इसको अलग अलग कर लिया, के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2, मतलब इस तरीके से ना। इस के को हमने तोड़ दिया, अंडर रूट के A1 इंटू अंडर रूट के A2, हम ना भी करें तब भी बन सकता है हमारा इक्वेशन। अब सोचो कि अब क्या था, हमको पता है कि जो इंटेंसिटी है वो के आर स्क्वायर थी, इसी तरीके से अगर इंटेंसिटी A1 है तो वो इंटेंसिटी पहले वाली की हो जाएगी के A1 का स्क्वायर और दूसरे वाली की हो जाएगी के A2 का स्क्वायर। ठीक, सही, अगर इसी का रूट निकालते हैं तो अंडर रूट I आ जाएगा अंडर रूट के A1 और अंडर रूट I2 हो जाएगा अंडर रूट के और A2 बाहर। ठीक, तो ये देखो ये अंडर रूट I1 यहाँ बन गया, अंडर रूट I2 यहाँ बन गया,
आई टू यहाँ बन गया, आई वन यहाँ बन गया। ठीक, तो इंटेंसिटी हो गया आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट आई वन रूट आई टू कॉस फाइव।